देखिए क्लास 12th फिजिक्स में अपवर्तन और परावर्तन में क्या हुआ था, एक न्यूटन का सूत्र और संपर्क में रखे लेंसों की फोकस दूरी हो गई थी। ठीक है, अब प्रिज्म द्वारा अपवर्तन क्या होता है, ये देखिए फिजिक्स है। फिजिक्स पहला है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। तो प्रिज्म द्वारा अपवर्तन क्या होता है, ये देखो हमें कराना है। तो पहले प्रिज्म क्या होता है समझ लो। जैसे दो समतल पृष्ठों के बीच एक समांगी पारदर्शी माध्यम जो होता है उसे क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म देखो किस तरीके का होता है, चित्र बना लो। ठीक, ये प्रिज्म है। तो यहाँ से मान लो एक रे चलती है और यहाँ से क्या होता है, इसके समांतर हो जाता है, ये हो जाएगा। और यहाँ से फिर जिधर से आई थी उधर की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक अभिलंब डालते हैं। ठीक है, ये हो गई। और इसी पर यहाँ से डाल दो, ये हो गई। अब इसे अगर सीधा ले जाओ, देखो कहाँ तक जाएगा, ये हो गई। ठीक, और यहाँ से इसे सीधा ले जाओ। ठीक, तो जहाँ पर ये मिल रहा है इसे छोड़ दो, ये जहाँ मिल रहा है ये होगा R। ठीक, और ये कोण जो होगा ये डेल होगा, इसे बोलते हैं डेल। ये बिंदु T मान लो, ये P और ये Q, और ये कोण है I1 हो जाएगा, आपतन कोण। और ये R1 और ये R2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, I2 कोण हो जाएगा। ठीक, ये A B C और ये U, ये N और ये S, और ये बिंदु मान ले रहे हैं L है। ठीक है, तो इसमें प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का सूत्र हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे क्या करना होगा, पहले देखो इसमें हमें लिखना होगा कोण BAC, ये वाला जो कोण है वो A मान लिया है, प्रिज्म का कोण है। ठीक है, A है, और इसमें मानना है एक प्रकाश किरण PQ। तो एक प्रकाश किरण PQ प्रिज्म पर आपतित होती है। ठीक है, और LM कहाँ है, ये M होगा। LM PQ पर क्या है, अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब है। और ये विरल माध्यम, ये देखो इधर बाई होगी, विरल से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुकती है। तो क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुकती हुई QT मार्ग पर चली जाएगी। फिर यहाँ से देखो सघन से फिर विरल माध्यम में आएगा, तो अभिलंब ये था, अभिलंब से दूर हट के इधर आ जाएगी। ठीक है, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है प्रकाश किरण। तो ये हो गया। उसके बाद MN बिंदु T पर अभिलंब है। MN क्या है, MN बिंदु T पर अभिलंब है, मतलब 90 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, और यहाँ दूर हटती हुई दिखाई देगी। आपतित किरण PQ को आगे, आपतित किरण PQ को आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ पर, ये S पर मान लो मिलेगी जाएगी, और यहाँ से UT को पीछे बढ़ाओगे तो कहाँ मिलेगी, R पे। ठीक है, तो R पर मिलेगी। तो R वाला ये जो कोण है वो क्या होगा, न्यूनतम विचलन कोण डेल मान लेते हैं। इसे क्या है, डेल है, इसे विचलन कोण कहते हैं। अब देखिए आगे क्या करना है। देखो इसमें अल्पतम विचलन कोण की, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल बराबर क्या हो जाएगा, डेल M हो जाएगा। I1 बराबर
I2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और TQM, कोण TQM बराबर R1 और कोण TQM और QTM, ये कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण R2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है, n बराबर साइन आई, मतलब साइन I1 हो जाएगा बटे साइन R1 और बराबर साइन I2 बटे साइन R2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब इसमें हम I1 बराबर I2 और R1 बराबर R2 होगा। अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, I1 बराबर I2 और R1 बराबर R2 रख दें इसमें, तो क्या हो जाएगा, तो I1 माइनस R1 और I2 माइनस R2 क्रमशः बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र देखो क्या आएगा। अब देखो इसे मिटा रहे हैं, बाकी जो ज़रूरत होगी हम बता देंगे। अब देखिए त्रिभुज ले लो QRT, देखो त्रिभुज QRT में जो डेल है वो बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण वाली प्रमेय हमने आपको पहले ही बता चुके थे। बहिष्कोण क्या होता है, त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो डेल देखो क्या है, RQT, डेल बराबर, डेल देखो ये है, ये वाला किसके दो कोणों के बराबर होगा, RQT, ये वाला और ये वाला, दोनों इनके योग के बराबर होगा। तो कोण या डेल बराबर लिख दो, डेल बराबर कोण RQT प्लस कोण RTQ, बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब देखो RQT को क्या लिखेंगे, डेल बराबर RQT को हम लिख दें कोण RQM माइनस, देखो ये पूरा RQM, इस वाले से ये वाला घटा दें तो यही तो बचेगा, हम माइनस कर दें TQM माइनस कोण TQM, ठीक है, ये हो गया। प्लस RTQ देखो कहाँ है, RTQ ये वाला, इसमें देखो RTM माइनस इस पूरे वाले कोण से हम ये वाला घटा देंगे, ऊपर वाला आ जाएगा। हाँ ये वाला नीचे वाला घटा देंगे। अब लिख दो इसे कोण RTM माइनस कोण QTM, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखो इसमें क्या होगा, डेल बराबर RQM, देखो RQM, ये वाला जो कोण है वो क्या हो जाएगा, ये सम्मुख कोण है ये वाला, और ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएगा I1 के, माइनस TQM क्या है, R1 है, ठीक है, ये क्या है, R1 है, प्लस त्रिभुज में ही देखना है, यहाँ देखो ये पूरा क्या है, देखो पूरा कोण क्या हो जाएगा, ये I2 है तो ये पूरा कोण क्या हो जाएगा, R2 के बराबर हो जाएगा। पूरा I2 है, RTM I2 हो जाएगा, माइनस QTM क्या है, R2 है।
ठीक है, तो इन्हें देखो लिख दो सही से, I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2। ठीक है, अब इसे हम समीकरण नंबर, या रुक जाओ, I1 प्लस I2 माइनस कॉमन ले लो R1 प्लस R2, ये डेल बराबर आ गया, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ आगे, चतुर्भुज AQMT में, चतुर्भुज AQMT में चित्र में देखो AQMT ये वाला चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। या देखो AQM ये देखो अभिलंब खींचा था QM, तो ये 90 अंश होगा। कोण AQM बराबर दूसरा कोण क्या हो जाएगा, ATM ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री हैं, क्योंकि अभिलंब खींचा हुआ, तो ये क्या हो जाएंगे, 90 अंश हो जाएंगे। अब अतः QAT, अतः कोण लिख लो QAT प्लस कोण QMT बराबर क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज के वो चतुर्भुज कोई भी हो उसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये 180 अंश लिख देंगे। देखो QAT दूसरा QMT सम्मुख कोण है, ये वाला और ये वाला सम्मुख कोण है, तो इनका योग 180 अंश। अब QAT तो हमने पहले बताया था क्या है, कोण A है, तो A लिख देंगे। ठीक है, A से कोण हटा दो तो है प्लस QMT बराबर 100 प्लस QMT बराबर 180। ठीक है, तो यहाँ से हम QMT निकालेंगे, कोण QMT बराबर 180 माइनस A। अब ले लो त्रिभुज QTM में, QMT में क्या आ जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसमें रख दो। देखो QTM में तो कोण Q प्लस कोण T प्लस कोण M को क्या लिख देंगे, QMT बराबर 180 अंश। ठीक है, तो कोण Q देखो, इधर कोई काम नहीं है, ये डेल बराबर था I1 प्लस I2। ठीक है, आप देखो कोण Q का मान यहाँ QMT में R1 है, R1 प्लस T है R2 प्लस कोण QMT बराबर 180, तो कोण QMT बराबर 180 माइनस R1 प्लस R2, ये हो जाएगा, ये सब इधर ले आए, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब QMT का मान क्या है, 180 माइनस A है, तो यहाँ पर रख देंगे QMT की जगह 180 माइनस A, 180 माइनस A बराबर 180 माइनस R1 प्लस R2, तो 180 से 180 कट जाएगा, माइनस A बराबर R1 प्लस R2, माइनस का है ये भी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, A बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, ये आ गया है। अब समीकरण नंबर 2 मान लो इसे। ठीक है, अब अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, डेल बराबर डेल M, I1 बराबर I2। ठीक है, और इसके बराबर क्या मान लेंगे, I मान लेंगे, और R1 बराबर R2 और बराबर क्या मान लेंगे, R। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से, तो पहले देखो समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, 2 यही समीकरण है, डेल बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, इसमें मान रखना होगा। देखो तो समीकरण 1 से
डेल बराबर क्या था, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, यही तो थी। अब इसमें डेल की जगह क्या रख देंगे, डेल एम रख देंगे। I1 प्लस I2 दोनों जगह क्या आ जाएगा, I प्लस I, माइनस यहाँ भी R प्लस R, ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ से अब डेल एम बराबर 2I माइनस 2R, ठीक है। तो समीकरण 2 से क्या आ जाएगा, देखो A बराबर R1 प्लस R2 था तो R प्लस R, तो A बराबर क्या आ जाएगा 2R, ठीक है। तो R बराबर क्या रख देंगे, या 2R बराबर यहाँ A रख दे रहे हैं, तो डेल एम बराबर देखो क्या आ जाएगा, डेल एम बराबर 2I माइनस A, ठीक है। तो A बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर I निकाल लें, देखो इधर ले आओ, डेल एम प्लस A बराबर 2I, तो यहाँ से I आ जाएगा हमारा डेल एम प्लस A बटे 2, और यहीं से अगर हम R निकालना चाहें तो R बराबर क्या आ जाएगा, A बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब स्नेल के नियम में हमें क्या करना है, इसे पुट करा देना है। स्नेल का नियम लिखा था, या लिख देंगे सीधे स्नेल के नियम से, ठीक। स्नेल के नियम से n बराबर क्या होता था, साइन I बटे साइन R, मान रख दो। n बराबर साइन I का मान क्या है, A प्लस डेल एम बटे 2, ठीक, और बटे साइन R, R का मान क्या है, साइन A अपान 2। तो ये आ गया प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का फार्मूला, ठीक है। तो बस चित्र में ही ध्यान देना है। सबसे पहले हमें क्या है, ये चित्र बनाना है। जैसे किरण जा रही है, अविलंब की ओर झुकेगी, अविलंब की ओर झुकेगी, फिर विरल सघन से विरल में जा रही तो अविलंब से दूर हटेगी, ठीक है। तो जैसा पैटर्न बताया बिल्कुल वैसे लेकर चलना है, क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का फार्मूला है, ये वाला। डेल एम प्रिज्म वो अल्पतम विचलन कोण है, ए क्या है, प्रिज्म का कोण है, ठीक है, एन अपवर्तनांक है, ठीक, ये हो गया। अब इंद्रधनुष देखो क्या होता है, रैम्बो कैसे बनता है। तो रैम्बो देखा होगा, या तो क्या होगा, जब बरसात हो रही हो, ठीक है, तो बरसात के बाद क्या होता है, बरसात बंद हो जाए, उसके बाद क्या होता है, जो इंद्रधनुष दिखाई देता है हमें। तो कैसे दिखाई देता है, बरसात के दिनों में क्या होता है, जो सूर्य से प्रकाश आता है, मतलब बरसात होने के बाद सूर्य दिखाई दे, ठीक है। तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो क्या होता है, विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरता है। जैसे बूंद भी पड़ती हैं, जैसे वायु भी पड़ेगी, ठीक है, वायु होगी, बूंदें होंगी बारिश की, ठीक है। तो और बाकी क्या हो सकता है, धूल के कण वगैरह हो सकते हैं। तो विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरता है, जिससे क्या होता है, जो बूंद होती है उसमें क्या करती है, प्रिज्म का कार्य करती है, ठीक है। तो जब वो प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो प्रिज्म में एक गुण होता है, प्रिज्म से निकलने वाला प्रकाश क्या होता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो ये रंग जानते हैं, जैसे यहाँ से गुजरा तो यहाँ से 7 कलर में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 7 कलर क्या होते हैं, विभज्ञोर होता है, विभज्ञोर होता है, बी वायलेट मतलब बैंगनी, इंडिगो, ठीक है, नीला, ब्लू वही आसमानी, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल। तो ये 7 कलर बनते हैं। जब ये 7 कलरों की एक पट्टी मिलेगी तो क्या होता है, इंद्रधनुष जैसा दिखाई देता है। तो जब बूंद क्या होगी, प्रिज्म की तरह कार्य करेगी, जिससे निकलने वाला प्रकाश क्या हो जाएगा, 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। जो क्या होगा, आसमान बादलों में, आसमान में क्या होगा, एक पट्टी के रूप में इस तरीके दिखाई देने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये केवल बरसात के दिनों में होता है, या तो सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह होगा, ठीक है, बरसात के दिनों में। तो जब विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन क्या होता है, जब
प्रिज्म से निकलने वाला प्रकाश क्या होता है, 7 रंगों में विभाजित होता है। कलर बता दिए हमने, विभज्ञ और ध्यान रखो, ठीक है, या बेनी हैप्पी नाला याद रखो, ठीक है, तो इनसे पता चल जाएगा। इसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जैसे कोई प्रकाश आ रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर कोई कण है, जब इस पर पड़ेगा तो पहले कण ये क्या करेगा, इसे अवशोषित कर लेगा, ठीक है, मतलब अपने में क्या करेगा, इसे अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद ये प्रकाश जो है यहाँ पर पड़ने के बाद चारों तरफ फैला देगा। तो प्रकाश को चारों तरफ फैलाने की जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया है। अब इसके बाद और एक चीज़ और हाँ ध्यान रखो, तो जो वायलेट होता है, बैंगनी, इसका जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा कलर कौन सा फैलता है, नीला बैंगनी फैलता है, और सबसे कम कौन सा फैलता है, रेड फैलता है। तो सबसे कम प्रकीर्णन रेड का होता है, सबसे अधिक किसका होता है, बैंगनी का होता है, ठीक है। फिर आता है मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र भी पढ़ लेना, टोटल थ्योरेटिकल है। इसमें क्या होता है, मानव नेत्र एक प्रकार का लेंस माना जाता है, जो क्या करता है, अगर हमारे पास मानव नेत्र ना हो तो क्या होगा, हम वस्तु नहीं देख पाएंगे। और वस्तु वैसे भी नहीं, अगर प्रकाश नहीं होगा तो आँख क्या होगी, वस्तु को नहीं देख पाएगी, ठीक है। तो ये अपन पढ़ लेना, थ्योरेटिकल है टोटल। इसके बाद इसमें आते हैं आँख की समंजन क्षमता। जैसे आँख की समंजन क्षमता क्या होती है, आँख की समंजन क्षमता, जैसे कभी कभार ये होता है, जैसे कोई वस्तु को हमें देखना है तो क्या होता है, कभी वस्तु हमारी आँख क्या होती है, बड़ी हो जाती है, गोलक उसका क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। तो आँख द्वारा अपने गोल लेंस को छोटा या बड़ा करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। जैसे ज़्यादा धूप है, धूप में देखोगे तो क्या होता है, आँखें छोटी हो जाती हैं, ठीक है। तो और बहुत नज़दीक लाओ तो आंखें बड़ी करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, आँख की जो गोलक की क्षमता है वो घटती या बढ़ती रहती है। तो गोलक को घटाने की या बढ़ाने की जो क्षमता होती है उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो नेत्र की समंजन क्षमता हो गया। उसके बाद आते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष आते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन मतलब दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होते हैं, तो मुख्य रूप से पहला होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया बोलते हैं इसे, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट में देखो ये ध्यान रखना, निकट है तो इसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में ध्यान रखना, इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। ठीक, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई ना दें तो क्या हो जाता है, उसमें आदमी को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। जैसे क्या होता है, हाँ, और इसमें होता क्या है, इसमें निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। इसका मतलब ये होता है कि आँख का देखो, पहले निकट बिंदु आँख का क्या होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है। तो इसमें अनंत दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा आँख का दूर बिंदु जो है वो अनंत पर ना रहकर नज़दीक आ जाता है, नज़दीक आ जाता है। इसलिए हमें क्या होती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई देती है। इसका कारण क्या होता है, कारण देखिए क्या होता है, मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। एक तो नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, ठीक है, वक्रता बढ़ जाना जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। मतलब फोकस दूरी कम हो जाएगी जब फोकस दूरी, जैसे ये है लेंस है, ये इसकी ज़्यादा होगी, जब इसका वक्रता कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, फोकस दूरी इसकी कम हो जाएगी तो इसका क्या हो जाएगा, दूर बिंदु अनंत पर ना बनकर क्या हो जाएगा, नज़दीक बनने लगेगा। जब नज़दीक बनने लगेगा तो हमें दूर की वस्तु जो होगी वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, ठीक है। दूसरा कारण इसका होता है नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना। देखो व्यास बढ़ ही जाएगा जब
इस तरीके से है, जब गोलक का व्यास बढ़ जाएगा इस तरीके से हो जाएगा, व्यास बढ़ जाएगा तो भी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी। जब व्यास बढ़ेगा तो फोकस दूरी कम हो जाती है, मतलब नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तब भी ये रोग हमें हो जाएगा। तो दो कारण ध्यान रखना, एक फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और वो कम हो जाती है, और दूसरा क्या है, रेटिना व नेत्र लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, फोकस दूरी कम होती है, नेत्र लेंस और क्या बोलते हैं, रेटिना, इनके बीच की दूरी बढ़ जाना। ठीक है, तो ये हम रोग दूर कैसे करेंगे, तो क्या किया गया, साइंटिस्ट ने ये बताया, देखो फोकस दूरी कम होती तो ज़्यादा करना है तो हमें क्या कर देना होगा, अवतल लेंस प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अवतल लेंस में क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा, और जो निकट बिंदु हमारा दूर बिंदु अनंत से पहले आ गया था ये भी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से आने वाली किरण क्या होती है, इससे दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो दूर हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ये दूर बिंदु ही अनंत पर पहुँच जाएगा, जिससे हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, ये तो हो गया निकट दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष समझो क्या है। दूर दृष्टि दोष बिल्कुल सेम टू सेम इसका उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष इसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ये इसमें क्या होता है, इसमें मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसमें क्या होता है, देखो पास की नहीं दिखाई देती, इसका मतलब हमारा जो निकट बिंदु था 25 सेंटीमीटर पर, वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला गया है। ठीक है, निकट बिंदु हमारा क्या था, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर था, तो ये नज़दीक का नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब इसमें कहीं डिफ़ॉल्ट आया है। ठीक है, तो ये 25 सेंटीमीटर पर ना रहकर क्या होता है, दूर चला जाता है, इसलिए हमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इसके कारण क्या हो जाएंगे, बिल्कुल उसी का उल्टा। इसमें क्या होती है, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। अब फोकस दूरी जब बढ़ गई है, फोकस दूरी को कम करने का काम क्या करेगा, उत्तल लेंस करेगा। इसे दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। तो जैसे इसमें क्या होता है, जैसे फोकस दूरी बढ़ गई, ये क्या करता है, रेखाओं को जैसे यहाँ से आ रहा तो ये एक बिंदु पर अभिसरित करता है, तो अभिसरित करता है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो हमें नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, तो निकट दृष्टि को उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, चश्मे में हम उत्तल लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस, और दूर दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए चश्मे में क्या प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, निकट में अवतल और दूर में उत्तल लेंस। इसके बाद भी एक आता है जरा दूरदर्शिता। देखो जरा दूरदर्शिता क्या होती है, जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता, इसमें क्या होता है, ये रोग जो है, पहली बात तो समय होता नहीं, ये रोग होता है बुढ़ापे में। ठीक है, तो इसमें जब क्या होता है, ना तो सही से आदमी को पास की वस्तु दिखाई देती है और ना तो सही से दूर की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, समझ रहे। तो ये ज़्यादातर क्या होता है, एज ज़्यादा हो जाती है तब ये रोग होता है आँखों में, जिससे क्या होता है, आदमी की आँख की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, ना तो नज़दीक की सही से दिखाई देगी और ना तो दूर की। तो इसे दूर करने के लिए क्या किया गया है, वैज्ञानिकों ने भी खोज निकाली। जैसे चश्मा है, दो लेंस हैं, ठीक है, ये है, ये समझ लो। ठीक, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें ये किया इस वैज्ञानिकों ने कि एक तरफ उत्तल लेंस, मतलब आधा क्या किया उसने, उत्तल लगा दिया, आधा अवतल लगा दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दूर की भी वस्तु दिखाई देगी और नज़दीक की भी दिखाई देगी। इसलिए क्या हुआ, ज़्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें जो उसके लेंस में क्या लगा होता है, दोनों लेंस लगे होते हैं, उत्तल लेंस भी लगा होता है, अवतल लेंस भी लगा होता है, जिससे क्या होता है, उन्हें दूर की भी वस्तु दिखाई देगी और नज़दीक की भी दिखाई देगी।
ठीक है। ये जरा दूरदर्शिता जो होती है वो बुढ़ापे में होती है, ठीक। इसके बाद एक रोग होता है, और ये द्विफोकसी लेंस बोलते हैं, मतलब 2 लेंस होंगे इसमें, एक उत्तल होगा एक अवतल होगा, ठीक है। और इसके बाद एक और रोग होता है दृष्टि विजन होता है, उसे क्या बोलते हैं? ठीक, यही हो गए हैं, छोड़िए। दृष्टिदोष समझ गए? दृष्टिदोष क्या होता है, कभी कभार आ जाता है परीक्षा में, तो दृष्टिदोष हो गए। ठीक है, ये आपका ये हो गया, रे ऑप्टिक्स जो हो गया वो हो चुका है। इसमें न्यूमेरिकल पार्ट हम नहीं करा रहे हैं। न्यूमेरिकल पार्ट क्या है, फिर हमें न्यूमेरिकल पूरा लिखना होगा, उसके बाद कराना होगा। तो हम जो ये समाप्त हो जाएगी उसके बाद अनसॉल्व्ड पेपर हल कराएंगे। तो अनसॉल्व्ड पेपर में जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा वही कराएंगे, ठीक है। तो तब तक आप अनसॉल्व्ड का इंतज़ार कीजिए। तो अनसॉल्व्ड पेपर जब हम हल कराएंगे टोटल न्यूमेरिकल पार्ट कराएंगे। इधर हम क्या कर दें, डेरिवेशन पार्ट पूरा करा रहे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स का भी पार्ट पूरा करा देंगे, न्यूमेरिकल जो होगा वो छोड़ दे रहे हैं उसके अनसॉल्व्ड पेपर के लिए। अनसॉल्व्ड पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो हम सब आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो इतना कीजिए। अगला चैप्टर इसके बाद आ जाता है। देखो इसमें कोर्स से भी कुछ हटा चीज़ है, जैसे प्रकाशिक यंत्र है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ये भी पूरा थ्योरेटिकल है। ये क्या करना है, आपको पढ़ लेना है, और नहीं होगा तो हम पहली बार इस साल ये हटा है। अगला चैप्टर इसमें प्रकाश का तरंग सिद्धांत है, ये हम कराएंगे, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम अनसॉल्व्ड पेपर में कराएंगे, ठीक है। तब तक इतना तैयार कीजिए। इसमें जो क्या कराया था, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके परीक्षा में आता रहता है, तो इसे तैयार कीजिए। लगभग में मतलब लॉन्ग में आएगा, अगर आएगा तो वही 5 नंबर में, ठीक है। अच्छे से तैयार कराया, देख लेना, ठीक, ओके।